हेलो एवरीवन। इस क्लास में इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर फ्यूज क्या होता है, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहें, ठीक है। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है ये है फ्यूज, ठीक है। अ फ्यूज इज अ स्मॉल पीस ऑफ वायर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट विच मेल्ट द ब्रेक which melts and breaks the circuit when excessive current flow through it, thus it protect the circuit। ठीक है। क्या होता है कि फ्यूज क्या होता है, एक स्मॉल वायर का पीस होता है, ठीक है, जो कि सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये एक स्मॉल पीस से बनाया जाता है और सर्किट के सीरीज में या लोड के साथ में सीरीज में इसे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जब भी कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन या कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन आती है, तो ये मेल्ट होकर सर्किट को सप्लाई के साथ में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि जब भी कभी एक्सेसिव करंट सर्किट से फ्लो हो रहा होता है, तो ये ऑपरेट होकर मेल्ट होकर सर्किट को लोड के साथ में जो सर्किट होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, और इस प्रकार से हमारे सर्किट को, हमारे लोड्स को प्रोटेक्ट करने का काम फ्यूज करता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन एंड इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग लो वोल्टेज इक्विपमेंट्स अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जो हमारा फ्यूज होता है ये सिंपलेस्ट होता है। सिंपलेस्ट से मतलब है कि इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है काफ़ी सिंपल होता है, आसानी से ये ऑपरेट होके हमारे सर्किट को फॉल्टी सर्किट से हमारे लोड को अलग कर देता है, ठीक है। चीपेस्ट होता है, ये काफ़ी सस्ता होता है दूसरे प्रोटेक्टिव डिवाइस की अपेक्षा ये काफ़ी चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है, ठीक है। एंड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग लो वोल्टेज इक्विपमेंट, जो हमारे लो वोल्टेज के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओवर लोड जब होता है तो हमारा जो लोड है वो काफ़ी करंट लेने लगता है, जिससे उस सर्किट में करंट अधिक फ्लो होती है, तो वो जो हमारा लोड है वो ख़राब हो सकता है, जल सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस कारण से हमारा जो फ्यूज है उसको जो फ्यूज का एलिमेंट होता है वो हीट होकर मेल्ट हो जाता है, और इस प्रकार से हमारे लोड को, हमारे जो भी उस इक्विपमेंट उस सर्किट में लगे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में शॉर्ट सर्किट करंट जब फ्लो होता है उसकी भी वैल्यू बहुत अधिक होती है, तो उस केस में भी हमारे इक्विपमेंट्स को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इट हैज़ इन्वर्स टाइम करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे जो फ्यूज होते हैं ये इनका जो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये क्या होती है, इन्वर्स होती है। मतलब कि यदि करंट का मान अधिक फ्लो होगा तो ये जल्दी कम टाइम में ऑपरेट हो जाते हैं। जस्ट इन्वर्स होता है टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूज की, ओके। इसके बाद में हम यहाँ पर एडवांटेजेस देखेंगे कि फ्यूज के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसके फ्यूज के क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये चीप होता है, जो हमारा फ्यूज है चीप होता है, काफ़ी सस्ता होता है। ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जैसे कि सर्किट ब्रेकर्स होते हैं और भी प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं, फ्यूज की अपेक्षा काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ सेकेंड देखेंगे नो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता है, ठीक है। इसमें हम किसी प्रकार के मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है हमें, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। जो इसका ऑपरेशन है ये ऑटोमेटिक होता है। जब भी कोई भी ओवरलोड कंडीशन आती है, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, तो ये ऑटोमेटिक सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे जो फ्यूज होता है इसका साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखेंगे इसका जो एडवांटेज है शॉर्ट टाइम ऑपरेशन, क्योंकि कम समय में ये ऑपरेट होकर हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट टाइम ऑपरेशन भी इसका एक एडवांटेज होता है। इसके बाद में हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो सबसे पहला आप डिसएडवांटेजेस यहाँ पर देख पा रहे हैं, रीवायरिंग एंड रिप्लेसिंग, ठीक है। मतलब कि इसमें रीवायरिंग और रिप्लेसिंग की प्रॉब्लम होती है। मतलब यदि एक बार जो हमारा फ्यूज है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण ऑपरेट हो गया है, मेल्ट हो गया है, तो हम इसको पुनः रीवायरिंग या रिप्लेसिंग इसके जो मेल्ट एलिमेंट हैं, ठीक है, फ्यूज एलिमेंट है, उनको हम रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस होता है। इसके बाद आप देखेंगे
पुअर डिस्क्रिमिनेशन ऑन हैवी शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, पुअर डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके तात्पर्य ये है कि जब दो अलग अलग सर्किट में दो फ्यूज लगे होते हैं जो कि दो अलग अलग करंट के लिए लगे होते हैं, तो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि पहले किस फ्यूज को ऑपरेट होना है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सर्किट है, यहाँ पर आपका फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके दो फ्यूज लगे हुए हैं इस तरह से। इस सर्किट में करंट की वैल्यू कुछ और है, इसमें कुछ और है। जब इसमें कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो इन फ्यूजों को इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्लियर नहीं हो पाता है कि किस फ्यूज को पहले ऑपरेट होना है। ठीक है, तो इस कारण से भी ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि हैवी शॉर्ट सर्किट में किस फ्यूज को पहले ऑपरेट होना चाहिए वो इसमें नहीं होता है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर, करेंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फेल। कई बार इसी जो करेंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि एक दूसरे के इन्वर्स में होती है वो भी फेल हो जाती है, प्रॉपर वे में वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहला है रिवायरिंग एंड रिप्लेसिंग, सेकेंड है पुअर डिस्क्रिमिनेशन ऑन हैवी शॉर्ट सर्किट्स, और थर्ड है करेंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स में फेल्स। ओके, इसके बाद में इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्यूज एलिमेंट के। ठीक है, फ्यूज एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे या इनकी हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो जो फ्यूज एलिमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट से तात्पर्य है कि यदि जो हमारा फ्यूज है एक रेटेड करंट को फ्लो करते रहे, ठीक है, जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है उस करंट को फ्लो करना चाहिए, लेकिन जैसे ही उस करंट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होकर सर्किट को लोड के साथ अलग कर देना चाहिए, लोड से अलग कर देना चाहिए, जिससे हम उस लोड को या इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो मतलब कम ओवर करंट में ही, कम ही ओवर करंट में, ठीक है, मेल्ट हो जाना चाहिए। इसलिए इसको लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि जैसे ही रेटेड करंट से थोड़ा भी करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये ऑपरेट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हाई कंडक्टिविटी। जो हमारे करंट जो फ्यूज एलिमेंट्स होते हैं इनकी हाई करंट कंडक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, कंडक्टिविटी हाई होगी तो ये आसानी से एक रेटेड करंट को फ्लो कर पाएंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट किसमें होता है, जैसे हम बात करें लेड और जो टीन होता है इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसीलिए जो हमारे फ्यूज हैं लेड और टीन के लॉय के बनाए जाते हैं। ठीक है, हाई कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर जो होता है, सिल्वर की, कॉपर की जो कंडक्टिविटी है हाई होती है। सबसे हाई कंडक्टिविटी की बात करें तो सिल्वर की होती है, लेकिन सिल्वर का ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद देखेंगे नो डिटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जो हमारे फ्यूज एलिमेंट हैं उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी हमारे फ्यूज एलिमेंट की होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें किस मेटल की ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो सिल्वर की बात करें, जो चांदी होता है इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ये एक अच्छा एलिमेंट माना जाता है फ्यूज एलिमेंट के रूप में। और लो कॉस्ट होती है जो होनी चाहिए फ्यूज एलिमेंट की, जैसे कि हम बात करें कॉपर एल्यूमिनियम, तो ये हमारे लो कॉस्ट के होते हैं, लेड टीन। ठीक है, सिल्वर ज़रूर महंगा होता है तो इसीलिए ज़्यादातर हम लो कॉस्ट वाले एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमें सिल्वर मटेरियल का भी इस्तेमाल करना होता है। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ, ध्यान देंगे सभी लोग, जो हमारा 10 एम्पियर की करंट, 10 एम्पियर या इससे कम की जो करंट फ्लो होती है सर्किट में, तो उस समय हम क्या करते हैं, टीन कितना परसेंट, 63% टीन और लेड 37% का एलॉय इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टीन का कितना लेते हैं, 63% और 37% लेड का एलॉय इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूज एलिमेंट। लेकिन यदि 10 एम्पियर या उससे अधिक करंट कहीं पर फ्लो हो रही होती है तो वहाँ पर फ्यूज एलिमेंट के रूप में हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। भले ही महंगा होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में अधिक करंट के लिए हमें सिल्वर मटेरियल का उपयोग करना होता है। जब 10 एम्पियर से अधिक की करंट की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं या सिल्वर टिन एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। तो यहाँ पर फ्यूज देखेंगे, फ्यूज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीसी फ्यूज और एक होता है एसी फ्यूज। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डीसी फ्यूज के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है तो हम फ्यूज को दो तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई किए हैं, डीसी फ्यूज और एसी फ्यूज। डीसी फ्यूज फर्दर यहाँ पर आपको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो डीसी फ्यूज है आपको यहाँ पर फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्ट्रिज फ्यूज, दूसरा है ऑटोमोटिव फ्यूज, तीसरा है रिसेटेबल फ्यूज और चौथा है सेमीकंडक्टर
फ्यूज और पांचवा है ओवर वोल्टेज सेपरेशन। तो ठीक है, इस तरह से आपको फर्दर 5 टाइप को डिवाइड किया गया है डीसी फ्यूज को। इसके बाद में आप देखेंगे एसी फ्यूज को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है लो वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज फ्यूज। ठीक है, लो वोल्टेज फ्यूज को फर्दर 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कार्ट्रिज फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, स्ट्राइकर फ्यूज और स्विच फ्यूज। इसके बाद में हाई वोल्टेज फ्यूज को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्सपल्सन फ्यूज और एचआरसी फ्यूज। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन फ्यूजेस को क्लासीफाई किया गया है, एक डीसी फ्यूज में और एसी फ्यूज में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपके एसी फ्यूज के टाइप दिखाए गए हैं, कार्ट्रिज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, स्विच फ्यूज। ये सारे जो टाइप आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप फ्यूजेस हैं जो कि आपको एसी फ्यूजेस दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ डीसी फ्यूजेस दिखाए गए हैं, तो हम इनको डिटेल में आगे डीसी फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ डीसी फ्यूज। ठीक है, ये आपके विभिन्न प्रकार के यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं, ये आपके विभिन्न प्रकार के डीसी फ्यूजेस हैं। हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डीसी फ्यूज के कौन कौन से टाइप होते हैं एक बार फिर मैं आपको बता दूं। कार्ट्रिज ग्लास फ्यूज, ऑटोमोटिव फ्यूज, फिर रिसेटेबल या पॉलीफ्यूज। ठीक है, मेटल या जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर, या इसी को हम बोलते हैं MOOV, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। इसके बाद आप देखेंगे सेमीकंडक्टर फ्यूज। तो इस प्रकार से आपको 5 प्रकार से यहाँ पर डीसी फ्यूज को बताया गया है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका पहला टाइप यहाँ पर आपको बताया गया है वो है कार्ट्रिज फ्यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पर कार्ट्रिज फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ट्रिज फ्यूज का आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, तो जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है इसमें आपके 2 कैप्स आपको दिखाए गए हैं, इन दोनों कैप के बीच में यहाँ पर आपका फ्यूज एलिमेंट लगा होता है, जो कि टिन और लेड का एलॉय होता है, जो आपका एलिमेंट होता है यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे द फ्यूज एलिमेंट इज इनकेस्ड इन अ ग्लास इन्वेलप दैट इज टर्मिनेटेड बाय मेटल कैप। ठीक है, इस क्या होता है कि यहाँ पर फ्यूज एलिमेंट को एक ग्लास के आवरण में फिक्स कर दिया जाता है, जो कि 2 मेटल कैप से इसको टर्मिनेट कर देते हैं। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन अप्रोप्रिएट होल्डर। ठीक है, एक होल्डर में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसको जो फ्यूज होता है, फ्यूज एलिमेंट होता है, उसको हम एक होल्डर में, एक अप्रोप्रिएट होल्डर में हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, प्लेस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे सिंस द ग्लास इन्वेलप इज क्लियर, जो आपका ग्लास इन्वेलप होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, जिससे हम फ्यूज एलिमेंट को आसानी से देख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि फॉर रिड्यूसिंग द डीसी फ्यूज आर्किंग द इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड मोर डिस्टेंस अपार्ट ड्यू टू विच द साइज ऑफ द फ्यूज इंक्रीजेस द कंपेयर टू एसी फ्यूज। क्या होता है कि एसी फ्यूज के कंपेयर में, एसी फ्यूज की तुलना में जो हमारा फ्यूज एलिमेंट होता है डीसी फ्यूज का, ये काफ़ी लॉन्ग रखना होता है, जो इसकी डिस्टेंस होती है ये काफ़ी अधिक रखनी होती है। क्योंकि इसमें जो हमारे डीसी फ्यूज होते हैं इसमें ज़्यादा आर्क प्रोड्यूस होती है, उस आर्क को ख़त्म करने के लिए, क्वेंच करने के लिए हमको इसका फ्यूज एलिमेंट को लॉन्ग रखना होता है, इसकी डिस्टेंस को या 2 कैप्स के बीच की डिस्टेंस को हमें अधिक रखनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर कार्ट्रिज फ्यूज दिखाए गए हैं, जो कि ज़्यादातर आपको कार्ट्रिज फ्यूज ही इस्तेमाल किया जाता है डीसी सर्किट में। आप ज़्यादा देख पाएंगे डीसी सर्किट में हम कार्ट्रिज फ्यूज का ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सामान्यतः उपयोग होने वाले ये फ्यूजेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे ऑटोमोटिव टाइप फ्यूज। ठीक है, ऑटोमोटिव टाइप फ्यूज आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 आपको अलग अलग ऑटोमोटिव फ्यूज डायग्राम में दिखाए गए हैं। दीज फ्यूजेस आर स्पेशली डिजाइन फॉर ऑटोमोटिव सिस्टम दैट रन अप टू 30 वोल्ट एंड ओकेशनली 42 वोल्ट। ठीक है, जो हमारे ऑटोमोटिव सिस्टम के लिए जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार के ऑटोमोटिव टाइप फ्यूज होते हैं, जो ऑटोमोटिव सिस्टम में, मतलब कि जैसे कि जो ऑटोमोबाइल्स सेक्टर्स होता है, जैसे कि कार होते हैं, ट्रक होते हैं, बसेस होती हैं, और जो भी हमारे 2 व्हीलर्स होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, वहाँ पर सारे जो फ्यूजेस इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर हम ऑटोमोटिव फ्यूज का ही इस्तेमाल करते हैं। जो ये डिज़ाइन किए जाते हैं जिस वोल्टेज के लिए, ये 32 वोल्ट या फिर 42 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। दे कम इन ब्लेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ये ब्लेड की तरह ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में फिक्स किए जाते हैं, या इस तरह से ये डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, जो इनका इन्वेलप होता है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का इन्वेलप होता है। ठीक है, और ये कलर कोडेड
कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग रेटेड करंट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग आपको कलर और अलग अलग यहाँ पर करंट की रेटिंग दिखाई गई है। जैसे यदि ब्लू कलर की हम बात करें तो ये 15 एम्पियर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। येलो कलर वाले जो फ्यूज होते हैं, जो ऑटोमोटिव फ्यूज होते हैं, वो 20 एम्पियर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और जो आपका रेड कलर का जो फ्यूज होता है वो 10 एम्पियर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरह से ये कलर कोडिंग के आधार पर करंट रेटिंग के फ्यूज को, अलग अलग करंट रेटिंग के फ्यूज यहाँ पर डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कलर कोडिंग के आधार पर इनको हम समझ पाते हैं कि ये किस एम्पियर के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब कहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, यूज इन कार, ट्रक, बसेस एट्सेट्रा। ओके, इसके बाद आप देखेंगे जो आपका नेक्स्ट आपका टाइप है या थर्ड टाइप है रिसेटेबल और पॉली टाइप फ्यूज। ठीक है, रिसेटेबल फ्यूज ऐसे फ्यूज होते हैं जो खुद ही रिसेट कर लेते हैं। ठीक है, खुद ही ऑपरेट होते हैं और ख़ुद को रीसेट भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपके ये ऐसे फ्यूजेस होते हैं कि जैसे ये ऑपरेट होने के लिए एक बार यदि करंट की वैल्यू बढ़ती है तो टेम्परेचर का मान भी हाई होता है, तो ये ऑपरेट हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये फिर से क्या सर्किट को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से ये रिसेटेबल टाइप के फ्यूज होते हैं। दे कंटेन्स कार्बन ब्लेड पार्टिकल। इसमें क्या होता है कि ये कार्बन ब्लैक पार्टिकल्स ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली द कार्बन ब्लैक मेक द मिक्सचर कंडक्टिव। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कार्बन ब्लैक मिक्सचर जो होता है ये कंडक्टिविटी को बनाता है। ठीक है, कंडक्टिव होता है। व्हेन अ लार्ज करंट फ्लो हीट इज जनरेटेड विच एक्सपांड द ऑर्गेनिक पॉलीमर, द कार्बन ब्लैक पार्टिकल आर फोर्स्ड अपार्ट एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस टू पॉइंट वेयर नो करंट फ्लोज। ठीक है, क्या होता है कि जब हैवी करंट यहाँ से फ्लो होगी, लार्ज करंट फ्लो होगी, तो उसमें लार्ज करंट फ्लो होने के कारण हीट पैदा होती है। ठीक है, हीट पैदा होने के कारण क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर हीट पैदा होने से एक तरह से वो करंट को फ्लो नहीं करता है। ठीक है, जैसे जैसे हीट पैदा होने से उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो वो एक तरह से जो आपका ओपन सर्किट की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हीट फिर से डिक्रीज होगी वापस, तो ये फिर से ये मतलब एक पाथ बना लेगा और वहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी इज रिस्टोर्ड एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। ओके, दिस काइंड ऑफ फ्यूज इज आल्सो कॉल्ड पीटीसी। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस प्रकार के जो फ्यूज होते हैं ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टाइप के फ्यूज होते हैं। सिंस रेजिस्टेंस इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या होता है कि यदि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, और यदि जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये फिर से क्लोज पाथ बना लेते हैं, करंट फ्लो करने लगते हैं। पीटीसी फ्यूज यूज्ड इन कंप्यूटर पावर सप्लाईज एंड फोन चार्जर्स, एरोस्पेस एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर पावर सप्लाई में, फ़ोन चार्जर में और एरो स्पेस में भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर जैसे कि पैक कर दिया जाता है कोई भी, जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल फ़ोन में भी हम इसी टाइप के रिसेटेबल फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बार बार खोलकर हमें इनको रिप्लेस नहीं करना होता है। ये एक बार लगा दिए जाते हैं तो ये लगातार परमानेंट तरीके से वर्क करते रहते हैं। ठीक है, रिसेटेबल फ्यूज। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे ओवर वोल्टेज सेपरेशन। ठीक है, ओवर वोल्टेज सेपरेशन या द टर्म्स MOV स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर, एज द नेम वायरिस्टर सजेस्टिस वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, तो जो आपके ये MOV टाइप के फ्यूज होते हैं, ये इन्हें हम एक प्रकार से वेरिएबल रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर को हम वेरिएबल रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस इंक्रीज द रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। क्या होता है कि वोल्टेज यदि रेजिस्टेंस के अक्रॉस इंक्रीज होता है तो मतलब क्या होगा कि यदि वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका फ्यूज है नॉर्मल, ये आपका जो है MOV फ्यूज यहाँ पर लगा दिया जाता है। जब भी यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो यहाँ पर करंट का मान इंक्रीज होगा। ठीक है, करंट के मान इंक्रीज होने से इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये डिक्रीज हो जाता है, और वो बढ़े हुए करंट को ये यहाँ से फ्लो करके वापस पाथ में रिटर्न कर देता है। लेकिन जैसे ही इसमें करंट का मान नॉर्मल फ्लो हो रहा होता है तो ये एक तरह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। जब भी अधिक वोल्टेज या अधिक करंट यहाँ पर अप्लाई होता है
तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और यहाँ से करंट, एक्स्ट्रा करंट को फ्लो कर देता है। जैसे ही नॉर्मल करंट फ्लो होने लगता है तो वो पूरे करंट को यहाँ से ना फ्लो करके इस सर्किट से सीधे लोड को प्रोवाइड कर देता है, इक्विपमेंट को प्रोवाइड कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो फ्यूज है डिजाइन किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें होता है आर प्लेस्ड इन पैरेलल विद द सप्लाई। ठीक है, इसको हम सप्लाई के या फिर कह सकते हैं कि लोड के पैरेलल में हम एमओवी फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना सभी को क्लियर होगा। इसमें जब भी वोल्टेज का स्पाइक होता है, आप यहाँ पर देखेंगे जब वोल्टेज का स्पाइक होता है तभी ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये ऑपरेट होता है, अदरवाइज ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर सेमीकंडक्टर फ्यूज। ठीक है, सेमीकंडक्टर फ्यूज आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपके सेमीकंडक्टर फ्यूज हैं जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन में इस प्रकार की फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम इस प्रकार के फ्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम सेमीकंडक्टर फ्यूज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज अल्ट्रा रैपिड फ्यूज। ठीक है, इसको हम अल्ट्रा रैपिड फ्यूज भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो ऑपरेशन होता है काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी रैपिड से ये फ्यूज ऑपरेट होते हैं। हाई स्पीड फ्यूज और रेक्टिफायर फ्यूजेस। ठीक है, इसको हम हाई स्पीड फ्यूज या रेक्टिफायर फ्यूजेस के नाम से भी जानते हैं। अ सेमीकंडक्टर फ्यूज इज हाई स्पीड करंट लिमिटिंग फ्यूज दैट इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर कंपोनेंट सच एज डायोड, थायरिस्टर, SCR, IGBT एट्सेट्रा। तो ऐसे जो हमारे डायोड, थायरिस्टर, IGBT, SCR, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स होते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस प्रकार के सेमीकंडक्टर टाइप के फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर फ्यूजेस जनरली रेंज फ्रॉम 125 टू 2100 वोल्ट्स के लिए इस प्रकार के फ्यूज डिजाइन किए जाते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस द थर्मल एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर फ्यूजेस सेलेक्टेड लेस देन द थर्मल एनर्जी ऑफ द पावर डिवाइस। ठीक है, तो ये थर्मल एनर्जी जैसे जैसे इनकी इंक्रीज होती है तो ये क्या करते हैं कि ये सर्किट को ट्रिप कर देते हैं। ठीक है, यदि थर्मल एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ये सर्किट को ट्रिप नहीं करेंगे तो जो भी हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो सर्किट से या वो कंपोनेंट्स उस सर्किट से कनेक्टेड होते हैं तो उनको ये डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए ये फ्यूज को लगाया जाता है ताकि जो भी हमारा ओवर थर्मल एनर्जी वहाँ पर होता है उसको ना बढ़ने दे और हमारे सर्किट को, हमारे कंपोनेंट्स को, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। सेमीकंडक्टर फ्यूज आर वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि AC/DC ड्राइव्स के लिए या UPS सिस्टम के लिए या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए हम ऐसे फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऐसे इक्विपमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप इसको देखकर, इसको यदि आपको समझ नहीं आता तो आप एक बार दो बार देखेंगे, आपको क्लियर यहाँ से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।